हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। सो यस, आप देख रहे हो मैं इस वक्त अभी गाड़ी में बैठा हूं एंड यस आई एम इन अ फैमिली फंक्शन। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का पेपर अभी अभी मुझे मिला है और ये पेपर मैं मेरे सामने खुला हुआ है और मैं इस वक्त अभी कार में बैठ के आप लोग के लिए एक शॉर्ट पेपर रिव्यू कर रहा हूँ। एज पर माई शॉर्ट पेपर रिव्यू, मैंने बहुत ही कम टाइम में पेपर रिव्यू कर रहा हूँ मैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज कल आईडीटी का पेपर का 100% तैयारी करिए। बट डायरेक्ट टैक्स में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि सर हमको एक बार एमसीक्यू का आंसर बता दो सो दैट कल के एग्जाम के पहले हमें थोड़ा कंफर्ट मिल जाए, तो आप तभी ये वीडियो देखिएगा, वरना वीडियो आप मत देखो, आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। मैं डिटेल्ड रिव्यू डालूंगा वंस द एग्जाम गेट्स ओवर, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देखना एट योर ओन रिस्क। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एट योर ओन रिस्क देखना। हो सकता है कुछ एक आध आंसर आपको लगे कि सर मेरा सही है, या फिर आपको मेरा आंसर से आपको लग रहा है कि यू आर नॉट अग्रीइंग विद इट, सो प्लीज वो आंसर को आप अभी वीडियो को मत देखना। बट अगर देखना है तो देख लेना, आपका मन है। चलो मैं बताता हूं कि मेरा क्या स्टैंड है। द पेपर वॉज वेरी एवरेज। आई वुड नॉट से इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई वुड नॉट से इट इज वेरी इजी। आई वुड से इट इज easy for only those students those who have done a very solid preparation. MCQs कुछ हद तक मेरे हिसाब से 2-3 MCQs थोड़ा ट्रिकी था, बाकी MCQs बहुत ही ज्यादा इजी था। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसा मेरे एकदम कराए हुए मैथ से आया था, क्योंकि वो पास्ट टर्म पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर से आया था। कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में एपीए का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो मैं स्टूडियो मोड में नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, मैं आउटसाइड में हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मैं सोचा चलो आपको इसी सेंस में वीडियो एक शूट करके बता दूं। तो चलो मेरे पास ये दूसरे डिवाइस में मेरे पास जो है फोन में पेपर खुला हुआ है, मैं एक एक करके आपको आंसर्स जो है डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका अपील से आया था, वाज वेरी सिंपल, स्ट्रेट अवे फ्रॉम अमेंडमेंट। विघ्नेश प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड ऑर्डर पास बाय सीआईटी। अपील वाला जो क्वेश्चन पहला एमसीक्यू है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील बिफोर आईटी80, तो इसमें अमेंडमेंट आया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी अपील्ड अगेंस्ट इज कम्युनिकेटेड टू द एसएससी, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन वाज अ केक वॉक, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ मैट excluding surcharge and cess in case of a company has to pay income tax as per MAT provision? भाई मैट का टैक्स रेट पूछा है भैया, इससे इजी क्या क्वेश्चन आएगा। आंसर इज 15%। 15% आपका मैट टैक्स है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड आपका अगेन वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप देखोगे क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन है, बट ये एक्चुअल में रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन था। आपको मैं लास्ट लाइन खाली पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट इन अ स्टूडियो मोड। लास्ट लाइन में आपको बता रहा हूं, हाउ मच इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी पूछा गया था दैट कुड बी लेविड ऑन द एसएससी फॉर इट्स फेलियर टू फाइल इट्स आईटीआर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट के पहले इसने रिटर्न फाइल नहीं किया और इसे रिटर्न फाइल करना था बिकॉज ही इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। इट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, कंपल्सरी रिटर्न 139 में फाइल करनी होती है। तो पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी भैया 100 पर डे होती है। पेनल्टी क्या होती है? नॉर्मल अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया तो यहाँ पे 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Again, question number 4, which of the following can be carried forward to the subsequent assessment year even when the return is filed beyond the due date? अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद में फाइल किया तो ऐसा कौन सा लॉस है इनमें से जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो दो ही लॉस पड़े अपने, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड हाउस प्रॉपर्टी लॉस। तो ऑप्शन ए अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं डिटेल्ड रिव्यू करूंगा बाद में, तब मैं जाके इसका आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अगेन अ वेरी इजी इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन। दीप्ति, रेसिडेंट इंडिविजुअल सब्सक्राइब टू शेयर्स ऑफ वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज, अर्न डिविडेंड इनकम ऑफ 6.6 lakhs. She had borrowed 20 lakh for the purpose of investment in shares of डोमेस्टिक कंपनी एंड इंटरेस्ट जो है उस साल का 2.2 लाख था। तो डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में आप मैक्सिमम जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो अपने पढ़ चुके हैं, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम है। तो डिविडेंड इनकम कितना टैक्सेबल होगा दीप्ति के हाथ में? तो अगर आप देखोगे 6.6 लाख का जो 20% आएगा, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 5.28 लाख आएगा, ठीक है। एक बार अपने 6.6 लाख का जो आपका डिविडेंड इनकम है, आप इसका मैक्सिमम 20% ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है? 2.2 लाख है, ठीक है। जो भी आपका डिडक्शन आएगा, डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आपका रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम रहेगा, यानी 6.6 लाख आप 20% कैलकुलेट करोगे और 2.2 लाख विचएवर इज लोअर, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 6.6 लाख से। एंड एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से आंसर सी होगा 5.28 लाख, ठीक है। 5.28 लाख विल बी द आंसर 20% के ऑप्शन के हिसाब से। बट एक बार आप आंसर चेक कर लेना, मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूं, मैं बस डिवाइस में ही मैंने चेक किया है,
डिटेल्ड रिव्यू मैं बता दिया और मैं आपको बाद में दूंगा, तो प्लीज कमेंटबाजी मत करना कि सर आपका आंसर गलत है, ये आंसर करके मत बोलना, ठीक है। मैंने बता दिया, बहुत शॉर्ट रिव्यू मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 7 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। बहुत इजी क्वेश्चन था। टाइम लिमिट टू सर्व नोटिस अंडर 143 टू 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हिच द रिटर्न इज फर्निश्ड। रिटर्न कब फाइल हुआ? 30 अक्टूबर 2024। ईयर एंड में आ जाइए 31 मार्च 25, उसमें 3 मंथ्स ऐड कर दीजिए 30 जून 25। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका बहुत इजी, अगेन क्वेश्चन नंबर 8। ये तो केक वॉक था इंटरमीडिएट का, इसलिए मैंने बोला एमसीक्यूज में 2 या 3 एमसीक्यू मैक्सिमम होगा जो किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टी लगेगा, बाकी बहुत कंट्रोल्ड वाला एमसीक्यूज था। 8 में क्या है, ये आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से पूछा है 44 एडी में। सिंपल है, 105 लाख का टर्नओवर है, उसमें से 55 लाख आपने ऑनलाइन रियलाइज कर लिया यूपीआई के थ्रू। बैलेंस 50 लाख आपका डेफिनेटली जो होगा वो नॉन यूपीआई होगा, तो उसमें 50 लाख पे तो आप 8% अप्लाई कर देंगे और 55 लाख पे आप 6% अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे करके आप अगर देखोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 7,30,000, ऑप्शन नंबर सी। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये ब्लॉक असेसमेंट का क्वेश्चन था जो कि इस बार का अमेंडमेंट है गाइस। अमेंडमेंट है इस बार का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ब्लॉक असेसमेंट। यही मैंने स्ट्रेस किया था अपने अमेंडमेंट वाले क्लास में कि ये अच्छे से कवर करके जाना, यही से एमसीक्यू आया। सर्च वाज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 इन द प्रीमाइसेस ऑफ स्काई एलएलपी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे लास्ट ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट हुआ था 18 दिसंबर को, और आपसे पूछा ब्लॉक पीरियड क्या है फॉर द पर्पस ऑफ सर्च असेसमेंट। भाई ब्लॉक पीरियड क्या होता है? 6 प्रीवियस ईयर्स इंक्लूडिंग एंड द करंट ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ द लास्ट ऑथराइजेशन। और यहाँ पे लास्ट ऑथराइजेशन कब एग्जीक्यूट हुआ है? 18 दिसंबर को। तो ब्लॉक असेसमेंट क्या होगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दैट इज आपका करंट ईयर क्या है? 24-25। तो 24-25 से आप 6 साल पहले चले जाइए, तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 एंड 23-24, 6 साल ये हो जाएगा। और करंट पीरियड क्या होगा? 1 अप्रैल 24 से 18 दिसंबर। तो ऑप्शन ए, 9 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10 थोड़ा सा ट्रिकी है, बट प्रीलिमिनरी इसमें पूछा है कि भैया रेसिडेंट कब माना जाएगा कोई कंपनी? जब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तब आपका वो रेसिडेंट इंडिया में माना जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो ब्रूनो जीएमबीएच है, जिनका टर्नओवर इंडिया में 45 करोड़ है, उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो ब्रूनो जीएमबीएच जो होगा वो डेफिनेटली रेसिडेंट मानना चाहिए। इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये एनआरआई चैप्टर का क्वेश्चन था। आपसे पूछा था स्ट्रेट अवे डिविडेंड के पे क्या टैक्स लगने वाला है। तो एनआरआई सिटीजन ऑफ इंडिया है, ग्रॉस डिविडेंड 50 लाख कमाया, शेयर्स परचेज किया कन्वर्टेबल एक्सचेंज में। तो ये क्या एक तरह का फॉरेन एक्सचेंज एसेट है। तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट से जो इनकम आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो 20% पे टैक्सेबल होता है। वी नो ऑल दिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लैट रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट 12 नंबर हो गया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर। गिरी एंड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, हैज पेड अ सम ऑफ 9 लाख एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% टू अ नॉन रेजिडेंट पार्टनर बाय द नेम नरेन। द टीडीएस ऑब्लिगेशन ऑन द फर्म। टीडीएस ऑब्लिगेशन जो है आपसे पूछा, टीडीएस ऑब्लिगेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द टीडीएस ऑब्लिगेशन? तो यहाँ पे अपने पढ़े 10% का टीडीएस ऑब्लिगेशन होता है, और अगर आपने पेमेंट किया है किसी नॉन रेसिडेंट को तो यहाँ पे सेस भी ऐड होगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ने किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो 10% में 4% सेस ऐड कर दीजिए, तो 10.4% होगा जो आपका सेस की तरह कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 10.4% सिंस द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड टू अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये भैया एकदम केक वॉक है। 13 मॉनेटरी लिमिट गार का पूछा भैया, टैक्स बेनिफिट कब तक है? 3 करोड़। 3 करोड़ से ऊपर अगर आपका टैक्स बेनिफिट होगा तब गार लगेगा। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 में बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव बेस्ड है, अभी मैं कार में बैठ के नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, भाई ये मतलब इतना बार पूछ लिया गया, मैं आपको अभी बता दूंगा कि इसके बाद कितना एमसीक्यू है जो आपको इजीली कर लेना चाहिए था। क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट अवॉइड करने के लिए आपको कितना रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर हम लोग पढ़ चुके थे, उस पर 18% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, रट रटा के हम लोग पागल हो गए थे और वही आंसर आया, क्वेश्चन आया 20.9664%, ऑप्शन सी will be the correct answer। तो अगर मैं अभी कैलकुलेट करूं, एकदम मैं आपके सामने अभी कैलकुलेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 1 हो गया, 13 1 2 प्लस 12 3 प्लस 1 4 4 4 1 5 5 5 1 6, मैं अपने मन में कर रहा हूं, 6 प्लस 1 7 प्लस
1 8 प्लस 1 9 प्लस 10 11 11 एमसीक्यूज। तो मतलब कोई स्टूडेंट बोल नहीं सकता कि वो रॉन्ग कर सकता है। इतना इजी एमसीक्यूज था, इंटरमीडिएट लेवल का पूछा गया था, ठीक है। और डेफिनेटली ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जो था एग्जाम के लिए बेस्ट था। देखो अभी इस वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखूं, बट ओवरऑल अगर मैं पेपर देखूं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैथ से आया था, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपका क्वेश्चन आया था, आपको मैथ कैलकुलेट करने बोला गया था, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी आपको मैथ के हिसाब से भी निकालना था और आपको नॉर्मल प्रोविजंस भी निकालना था। स्टूडेंट इजीली ये कर पाता, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है तो मैं आपको ये पहले बोल दिया था कि एक क्वेश्चन आएगा जो नॉर्मल रेजिम प्लस डिफॉल्ट रेजिम का क्वेश्चन आएगा, वैसा ही क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन वैसा ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। कंपनी का भी एक टैक्स पूछा गया, वेदर इट शुड ऑप्ट फॉर प्रोविजन ऑफ 115 बीएबी, यानी बीएबी में अगर वो जाएगा तो 15% में जाएगा, नॉर्मल प्रोविजन में जाएगा तो किसी ऑल्टरनेटिव वे में जाएगा, ठीक है। ऐसे ओवरऑल अगर मैं देखूं, जैसे देखो इसमें थिन कैपिटलाइजेशन भी पूछा है, थिन कैपिटलाइजेशन भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछा है थिन कैपिटलाइजेशन से, ठीक है। और 7A आपका एएलपी एडजस्टमेंट पूछा है, और 6B जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही क्वेश्चन आया है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A के साथ साथ इन्होंने सेक्शन 91 पूछा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी पेपर था, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था, एवरेज पेपर था। जैसे आपका एसएफएम गया था, एसएफएम में भी गौरव सर ने आपको ये बोला था कि एवरेज पेपर था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। ये पेपर मैं बोलूंगा नहीं कि 70-75 वाला भी है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये 60 कोई स्टूडेंट ला नहीं सकता है। एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और अकॉर्डिंगली मैं डिटेल रिव्यू आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा वंस योर एग्जाम गेट्स ओवर। अभी आप आईडीटी पे ध्यान दीजिए प्लीज, कल आपका आईडीटी का एग्जाम है, मेरा 2 बूस्टर सेशंस आ चुका है। आज मैंने सुबह 7 बजे उठ के आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग डाल दिया था अपलोड, कल का भी सेशन आप लोग के लिए लाइव लिया था शाम को, तो 2 सेशन आप लोग के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लीज गो एंड वॉच फाइनल आईडीटी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज WhatsApp me on my official number 9007922093. I'll definitely reply you. कल IDT के बाद ऐसे ही सिमिलर सेशन लेंगे। कल मैं डेफिनेटली वहां पर अपने स्टूडियो में रहूंगा तो उसका मैं रिव्यू कर दूंगा, बट आज गाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जितना पॉसिबल हो मैंने किया आपके लिए। थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़ाई करिए फाइनल आईडीटी के लिए। जो डीटी में आया उसको भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर ध्यान देके। और हाँ, ये जो रिव्यू डाला है बहुत फास्ट मोड में डाला गया है। अगर कोई ऐसा है कि मेरे से कोई एडजस्टमेंट कोई छूट छाट गया है तो भैया रिव्यू मत, मतलब उसके पे कमेंट मत करना, मैं डिटेल रिव्यू बाद में डालूंगा। ये बहुत ही फर्स्ट रिव्यू था, शॉर्ट पेपर रिव्यू था, एवरेज था, पेपर ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, पेपर ज्यादा ईजी भी नहीं था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी स्टडिंग।